हेलो गाइस, सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर अगेन। आपका कैट का एग्जाम इस संडे को है विच इज 30th ऑफ नवंबर। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपनी कैट की स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए जो मैंने यूज की थी टू गेट अ डिसेंट परसेंटाइल एंड दैट टू विदाउट स्टडिंग। सो पहली बात तो ये ऐसा पॉसिबल है। कैट इज मोर अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ प्रिपरेशन की नहीं है। आपके 3 या 4 दिन बाकी है एग्जाम में, अगर आपने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है या आप पहली बार कैट दे रहे हो और आपको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, क्या स्कोरिंग रहती है, कैसे अप्रोच किया जाए इस पेपर को, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी वही बेस्ट स्ट्रैटेजी आप वही फॉलो करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है, आप सोचते हो कि हाँ मैं भी ये चीज़ फॉलो करूंगा तो मेरे को ठीक ठाक मार्क्स आ सकते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो या किसी और की भी यूज़ कर सकते हो। मैं बस ये बताने वाला हूँ मैंने क्या किया था। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो मैंने 2023 में दिया था कैट का एग्ज़ाम, 26 नंबर आप देख भी सकते हो। और मेरी ओवरऑल परसेंटाइल आई थी 92.23। और अगर आप सेक्शनल भी देखोगे तो VARC में मेरी थी 92, और DILR में 80 एंड क्वांट्स में 88 के अराउंड मेरी परसेंटाइल थी। तो IIM के जो कॉल्स होते हैं ना, IIM के इंटरव्यू कॉल्स, वो भाई सेक्शनल पे भी काफ़ी मैटर करते हैं। अगर हर सेक्शन की पहली बात तो एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो मिनिमम आपको लेट से 75 परसेंटाइल तो आनी चाहिए, जिससे आपको किसी भी आईएम की कॉल आए। ऐसा ना हो कि मतलब आपकी मान लो परसेंटाइल अच्छी है 95, लेकिन आपकी DILR में लेट से 60 आ गई है तो आपको कोई कॉल ही नहीं आएगा, कोई भी आईएम का कॉल नहीं आएगा। तो सेक्शनल कट ऑफ भी बहुत मैटर करता है। एंड दिस इज अ वेरी सेफ स्कोर। 75 अगर आप रखते हो सेक्शनल कट ऑफ तो आप सारा क्लियर कर दोगे। तो मेरी सारी हर कॉलेज की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर थी, मेरे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा था। तो देखेंगे अपन कि हर सेक्शन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं या मैंने कैसे किया था। एंड देखो यार, कमेंट्स में कुछ लोग बोलेंगे कि यार नहीं तू तो झूठ बोल रहा है, तू तो पढ़ के गया था, अभी ऐसे झूठ मत बोल। देखो, अब वो आपकी चॉइस है कि आपको बिलीव करना है कि नहीं। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, मैंने एक दिन भी नहीं पढ़ा, मैंने एक मॉक एग्जाम भी नहीं लगाया था। और ये स्टेट मतलब काफ़ी अच्छी होती है यार, जब आपको मतलब कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो, अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस होते तो आपने अभी तक तो कुछ पढ़ ही लिया होता, लेकिन अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आप उतने सीरियस नहीं हो, तो इसका रिजल्ट कुछ भी आपको उतना फर्क पड़ने नहीं वाला है। अच्छा आ गया तो खुशी हो जाएगी, लेकिन खराब आएगा तो दुखी नहीं होगे आप। तो ये सिचुएशन काफी सही रहती है, क्योंकि आप पैनिक नहीं करोगे एग्जाम में, बल्कि जो बंदा जिसने काफी प्रिपरेशन कर रखी है उस पर एक अनड्यू प्रेशर रहता है कि भाई अगर चीजें खराब हो गई या मेरे हिसाब से पेपर नहीं आया तो वो बहुत स्ट्रेस में होगा, तो पैनिक कर सकता है वो। तो ऐसा अपने साथ वो सिचुएशन नहीं है, और ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। आप लिख के ले लो, अगर आप विदाउट स्ट्रेस, विदाउट एनी स्ट्रेस कोई एग्जाम देने जाओगे, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। तो अपन आ जाते हैं एक बार फॉर्मेट पे। तो यार देखो, फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी पे ही कोई भी स्ट्रैटेजी या स्कोरिंग जो भी सब इसी पे ही मैटर करता है। तो पहला अपन सेक्शन देख लेते हैं VARC का, जो कि इंग्लिश में, उसमें आपको 24 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। DILR में आपको 22 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वांट्स में आपको 22 अगेन देखने को मिलता है। तो टोटल आप देखोगे आपके 68 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलते हैं और -1 आपको नेगेटिव के मिलते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये 204 मार्क का पेपर है, एंड आपको 2 घंटे मिलते हैं हर सेक्शन के 40 मिनट, ठीक है। तो 204 में से आपने को कितने क्वेश्चन सही करने हैं या कितने मार्क्स लाने हैं कि आपकी 90 परसेंटाइल आ जाए, तो पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई आप किसी भी साल का पेपर उठा लो, पिछले साल का उठा लो, 2023 का उठा लो, अगर आपकी 60 मार्क्स आ रहे हैं, 60 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 204, तो आपकी 90 परसेंटाइल गारंटी है। उससे कम में भी आ जाती है मेरी तो। अब 2023 का देख लो, मेरे तो 48 49 मार्क्स थे, उसमें मेरी 92 परसेंटाइल आ गई। तो 60 अगर मैं ले आता तब तो भाई 95 के ऊपर ही पहुंच जाता। वो वैसे हर साल के पेपर की जो भी डिफिकल्टी रहती है उस पर डिपेंड करता है, बट आप 60 एक सेफर साइड पे ले लो कि किसी भी साल आप 60 मार्क्स कैट के पेपर में ला रहे हो, आपकी 90 परसेंटाइल गारंटी है। तो ये 60 तो अपने को रख के जाना है कि 60 का जो बेंचमार्क है, या ये आप मार्क्स सेट कर सकते हो अपने माइंड में कि 60 मार्क्स मेरे को लाने हैं, ठीक है। तो अब वो कैसे लाएंगे, कौन से सेक्शन से लाएंगे, वो सब अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता रहनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहला काम तो यही किया था कि भाई मेरे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता थी। मेरे को पता था भाई VARC मेरी स्ट्रेंथ है, VARC बोले तो इंग्लिश। क्यों? इंग्लिश यार कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए आपको कोई डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए। इंग्लिश इज समथिंग दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड। हर साल आप कुछ नया सीखते हो, हर साल चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये कंटिन्यूस एक लर्निंग प्रोसेस है इंग्लिश का।
तो इंग्लिश आप सीखते रहते हो। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक साल बैठ के डेडिकेटेड इंग्लिश प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मेरे को सब कुछ आ जाए इंग्लिश का, ऐसा नहीं है। वो साल पे साल आप सीखते हो, ठीक है। तो वीएआरसी किसी की भी स्ट्रेंथ हो सकती है। अब तो मेरे को तो पता था कि भाई वीएआरसी मेरी स्ट्रेंथ है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा स्कोरिंग या जो मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, तो मैं इंग्लिश से करूँगा, ठीक है। तो मेरा मेन स्ट्रेंथ तो ये था। सेकंड आ जाते हैं डीएलआर पे। भाई डीएलआर ऐसी चीज़ है यार, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठ के अगर मैं 100 मॉक भी लगा लूँ ना, तब भी ये ऐसा नहीं होगा कि मैं कैट के दिन जाऊं और वहां पे जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं सही कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कैन गारंटी यू सक्सेस इन DILR इन कैट एग्जाम। उस दिन क्या क्वेश्चन आएगा किसी को नहीं पता है, बट हाँ जिसने ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर रखी है उसको एडवांटेज तो रहेगा ही, क्योंकि उसने सिमिलर क्वेश्चंस कर रखे हैं तो उसको पता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिसने कुछ प्रिपरेशन नहीं किया वो डीएलआर का कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो भी अपन आगे देखेंगे। तो डीएलआर मेरा बीच का मैंने रखा कि ठीक है कुछ कर लूंगा इसमें। और क्वांट्स मेरा वीकनेस, मेरे को पता था कि भाई क्वांट्स देखो ऐसी चीज़ है आप बिना पढ़े नहीं कर सकते हो, आपको उसके लिए फॉर्मूले आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये तो भाई मेन चीज़ है कि आपको मतलब क्वांट्स में पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आपके अच्छा स्कोर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े जाओगे और भाई 50% सही करके आ जाओगे ना। तो भाई क्वांट्स का मेरा क्लियर था, मेरे को बस सेक्शनल निकालना है अपना। तो उतना ही मेरा फोकस था क्वांट्स पे। और बाकी मैंने आपको वीआरसी और डीएलआर का बता ही दिया, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फॉर्मेट पे वापस से आ जाते हैं और मतलब जो अपने को 20 क्वेश्चन करने हैं या जितने भी करने हैं वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहने वाला है या मैंने क्या डिसाइड किया तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई इंग्लिश में जो कि मेरी स्ट्रेंथ थी तो उसमें 24 क्वेश्चन है और 40 मिनट, ठीक है। तो मैंने बोला भाई इसमें मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, ठीक है। तो मैंने अपना टारगेट रखा था कि मेरे को 20 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 20 अटेम्प्ट करने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 के 20 सही कर दूंगा, इंग्लिश ऐसी चीज़ है ना, कोई भी बंदा ये नहीं कर सकता कि मैं 20 अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मेरे 20 के 20 सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्वांट में भले ही ये चीज़ हो सकती है कि भाई आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो 10 आपके 10 पे 10 सही हो जाएंगे, वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करेंगे। इंग्लिश में ऐसा नहीं है। आप 20 कर रहे हो, ऐसा चांस ही नहीं है कि आपके 20 के 20 सही हो जाए। हो सकता है आपके 16 ही सही हो सकता है उसके 12 ही सही हो, 14 ही सही हो। वो भी अच्छी चीज़ है, तो लेकिन इसमें अटेम्प्ट आपको करने हैं भाई। तो मैंने तो यही बोला था मैं इधर 20 अटेम्प्ट करूंगा, जितने सही होंगे देखा जाएगा, ठीक है। फिर डीआईएलआर पे आ जाते हैं। इसमें 22 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो मैंने बोला था इसमें मैं 5 में अटेम्प्ट करूंगा। और क्वांट में भी मैंने बोला था कि मैं 5 अटेम्प्ट करूंगा, 40 मिनट है मेरे पास, क्योंकि इसमें तो मेरे को भाई बस सेक्शनल ही निकालना है। तो मैं बस 5 ही क्वेश्चन करूंगा, लेकिन वो सही होने चाहिए। क्वांट में तुक्का उक्का नहीं मारना है भाई। इंग्लिश में ऐसा हो सकता है कि आपको ये भी सही लगे, ये ऑप्शन भी सही लगे, ये ऑप्शन भी सही लगे, तो उसमें आप अपने इंस्टिंक्ट पे जाओ, लेकिन अटेम्प्ट करो। इसमें आप इंग्लिश में थोड़ा रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्वांट्स में भाई जो आपको आता है वही करना, नेगेटिव नहीं तो आपका बहुत भाग जाएगा। तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है मेरा, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन था। 20 क्वेश्चन इधर अटेम्प्ट करूंगा और इसमें 5 करूंगा, इसमें 5 करूंगा, लेकिन ये 5 और 5 सही होने चाहिए मेरे, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन। अब आ जाते हैं अपन कि फॉर्मेट मतलब क्या क्वेश्चंस रहते हैं वीआरसी में, देखते हैं अपन। वीआरसी में आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दी जाती है, तो 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज पे आपको बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हर पैसेज पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो 4 पैसेज है और हर पैसेज पे 4 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में निकल जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज लाइक एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है भाई कि आपको बुक दे रखी है, उसमें से आप क्वेश्चन पूछते हैं, आप बुक्स में से कहीं से भी ढूंढ लो, आंसर निकाल के लिख दो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी यही है, आपको एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा है और उन क्वेश्चंस का आंसर पैसेज के अंदर ही है, उन पैसेज के बाहर से आंसर नहीं आने वाला है। तो आपको पैसेज दे रखी है भाई, बुक दे रखी है, उसी में से क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको वो आंसर करना है। तो मेरी स्ट्रैटेजी तो ये थी भाई, ये चीज़ तो मैं अटेम्प्ट करूंगा। इसके लिए ऐसा तो नहीं है ना भाई कि इसके लिए कोई मैं प्रिपरेशन करके आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। मेरे पास पैसेज सामने है, उसी में से आंसर निकालने हैं। तो ये मैंने बोला भाई 16 के 16 मेरे को अटेम्प्ट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें से कौन सा आपको बेस्ट सेंटेंस लग रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर जंबल सेंटेंस पे आ जाता है, उसके आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब आपको एक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे। तो या तो आपको उसमें रीअरेंज करने पड़ेंगे सेंटेंस ऊपर नीचे, ताकि एक लॉजिकल सीक्वेंस बन जाए, या एक ऑड सेंटेंस फाइंड करने का होता है, वो भी अपन देखेंगे। और उसके बाद आते हैं समरी वाले क्वेश्चन, मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें बोलेंगे व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैसेज।
तो आप देख सकते हो कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मेरी अप्रोच थी वो मैं बता दे रहा हूँ, आरसी मेरे को सारा करना है। और आप चाहो तो देखो, जंबल में एक फ़ायदा ये है कि जंबल में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है। क्यों होता है ऐसा, वो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। मैं आपको अपनी कैट की रिस्पॉन्स शीट दिखा रहा हूँ, 2023 की है ये। तो मैं आपको इंग्लिश के जंबल वाले क्वेश्चन जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ कि किस टाइप के आते हैं। तो देखो, 5 क्वेश्चंस, सॉरी 5 सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें से मेरे को बोला गया आइडेंटिफाई द ऑड सेंटेंस आउट एंड उसका नंबर आप इनपुट कर दो। तो इधर एक्चुअली आपको ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें आपको बस देखना है कि 1 2 3 4 5 में से कौन सा ऑड सेंटेंस है और वो आपको टाइप करना है। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, तो आप चाहो तो जंबल वाले सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भी देखो, इसमें भी आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट है। और तीसरे में आप देख सकते हो ये रीअरेंज करना, सीक्वेंसिंग ऑर्डर, ऐसा इस टाइप का। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये आरसी सारे कर लो और 4 जंबल कर दो, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, सही होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, ये रखो। मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने सारा ज़्यादातर टाइम इस पे डाला, उसके बाद मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले पे आया, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 16 तक मैंने किए, ठीक है। फिर 17 पे पहुंचा मैं, वो मेरे को दिखा जो भी मैंने कर दिया आंसर, वो सही भी है। 18th का भी सही था, इस पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद इस पे 19 पे आया, तो काफ़ी मतलब कम टाइम बाकी था मेरे पास, तो मैं बेसिकली पहुंच ही नहीं पाया था 20 21 22 पे, तो जंबल तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। तो ये वीआरसी की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं अपन डीएलआर पे। तो डीएलआर क्या है भाई, इसमें आपको 4 सेट मिलते हैं। सेट बोले तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, एक पैसेज दिया जाता है, उसमें आपको डेटा पॉइंट्स दिए जाते हैं, और उस बेस्ड ऑन दैट डेटा यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। तो हर सेट पे आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे। तो एक सेट पे 5 क्वेश्चन है, और किसी किसी 1 2 सेट में आपको 6 भी मिल सकते हैं। तो टोटल 22 क्वेश्चन होने वाले, लेकिन मिनिमम 5 क्वेश्चन तो हर सेट पे बनते हैं। ठीक है, अब देखो, कैट का ये सीन है और डीएलआर का ये सीन है कि ऐसा इन 4 सेट में से एक सेट तो होगा जो बंदा सॉल्व, नॉर्मल बंदा सॉल्व कर पाए। ठीक है, अभी हो सकता है 2 3 सेट इसमें डिफिकल्ट हो, जो जिसने प्रैक्टिस की है वो कर पाए, और जिसने नहीं की है वो नहीं कर पाए। लेकिन एक सेट 4 में से तो ऐसा होता ही है जो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अपने को बस करना यही है कि वो सेट आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने वही चीज़ की कि मैंने बोला कि भाई मैं एक सेट वो आइडेंटिफाई करूंगा इन 4 में से जो मेरे को डुएबल लग रहा हो। ठीक है, और उसी पे अपना मैं 40 मिनट देने वाला हूँ, और उसमें मेरे 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, हर सेट के 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो एक सेट अगर मैं पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ तो मेरे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और वही मेरा टारगेट भी था। और अगर उसके बाद टाइम बचता है तो मैं और भी सेट अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो मेन चीज़ यही है, आइडेंटिफाइंग द सेट। आपको अपना टाइम का दिखा देता हूँ क्या सेट था। तो देखो, पहला सेट ये था। देख के ही लग रहा है भाई, इतने डायग्राम है, इतनी कैलकुलेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन। मैं बोला भाई ये तो नहीं होने वाला मुझसे, ये छोड़ दिया यार, देख के ही छोड़ दिया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस पे आप देख सकते हो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसको पूरा कंप्लीटली छोड़ दिया, क्योंकि मैं बोला भाई इस पे टाइम वेस्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगी। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चन, बट मेरे को काफ़ी इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लग रही थी, तो ये भी मैंने छोड़ दी। मेरा भाई टेक्निक सिंपल था, जिसमें कम इन्फॉर्मेशन है वो करने का ट्राई करो। ठीक है, सेकंड सेट भी छोड़ दिया। थर्ड पे आ जाता हूँ। थर्ड था यार, देखो ये थोड़ा छोटा सेट लग रहा है, फैकल्टी मेंबर्स का कुछ तो है। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ये मैंने पार्क करके रखा था कि ठीक है, अगर मेरे को कोई और चौथा सेट अच्छा नहीं लगा तो मैं तीसरा वाला अटेम्प्ट करूंगा। उसके बाद मैं चौथे पे गया देखने के लिए कि वो कैसा है। तो आप देखो, चौथा सेट ये था। ये मेरे को ज़्यादा सही लगा यार। क्यों, देखो इसमें रेस्टोरेंट की इन्होंने डाल रखी है कि रेटिंग दी है इन्होंने 5 लोगों को, उस रेटिंग का डेटा है। ठीक है, मेन मीडियन मोड ये सब दे रखा है, और एक दो इन्फॉर्मेशन और मेरे को ये काफ़ी सही लगा। मतलब मेरे को लगा कि ये मैं ज़्यादा कर सकता हूँ कंपेयर टू थर्ड वन। और इसमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर टाइप का भी रहेगा, तो मैं बोला ठीक है, टाइम लगेगा, लग जाए, लेकिन मेरे को 5 के 5 इसमें सही करना है, और ये मैं कर सकता हूँ, ये सेट मेरे को लगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया, और आप देख सकते हो इसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मेरे शायद एक गलत हुआ था, ये वाला। हाँ, एक गलत हुआ था 5 में से। अब जो भी, आप पता नहीं, उधर कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो 5 में से 4 मेरे सही हो गए थे। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास शायद कुछ 5 10 मिनट बचे होंगे, एक सेट निकाल लेने के बाद भी, तो मैं इस वाले पे आ गया था। उस आप देख सकते हो कि मैंने ये भी अटेम्प्ट करने का ट्राई किया था, बट वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि ये मेरा आंसर गलत है। फर्स्ट है सही आंसर, मैंने डाला था सेकंड।
और मैंने फिर से ट्वेल्थ भी अटेम्प्ट किया था। चोजन आंसर वन था और सही आंसर था थर्ड, तो वो भी गलत हो गया। तो मेरे बेसिकली मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें मेरे 4 सही थे, 3 गलत थे, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से अपना जो भी सेट आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ वो आइडेंटिफाई करो। मैं तो ये देखता है डेटा किस में कम है उसमें ज़्यादा भले ही कॉम्बिनेशन लग जाए, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ जाए, चलेगा, लेकिन जिसमें इन्फॉर्मेशन कम है मैं तो उसी पे जाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आपका बहुत कैलकुलेशन हैवी होने वाला है, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाले सेट को अवॉइड करता हूँ। मेरी ये है टेक्निक, आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया डीएलआर का। उसके बाद आते हैं भाई क्वांट्स पे। क्वांट में भाई मैंने सिंपल रखी थी चीज़ें, मेरे को 5 ही क्वेश्चन करने हैं, ये मैं आपको, मैं शुरुआत में बोला और झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यही रखा था कि 5 ही क्वेश्चन करूंगा। अब वो कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैंने अपने में क्या रखा था कि भाई जिसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। एवरेज सबको फॉर्मूला पता ही है। एवरेजेस जैसे कि मान लो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक क्रिकेटर है, उसने 10 मैच में इतने स्कोर किया, ठीक है। उसका एवरेज इतना है 10 मैचेस में, तो मान लो फर्स्ट 4 मैचेस में इतना इसने स्कोर किया, तो फिफ्थ मैच में कितना किया होगा वगैरह वगैरह निकालना पड़ता है। वो सब हो जाएगा, थोड़ा टाइम वाले ही लग जाए, लेकिन लगा कि हाँ ये मेरे को इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। एज का क्वेश्चन हो गया कि फादर इज 3x, सॉरी, फादर की एज लेट से 40 है, सन की उससे -20 है, ठीक है। 10 साल बाद उनकी एज कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन होते हैं, वो सब आप कर सकते हो विदाउट स्टडिंग, तो उसमें आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसमें भाई आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आप साइन का वो क्वेश्चन दे दिया, साइन स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो उसमें तो फॉर्मूला आना ही चाहिए ना। उस पर भाई अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को जो लग रहा है कि होगा बस वही करना है, जिसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं कैलकुलेशन कर लूँ, मेरे को टाइम लग जाए, ट्रायल एंड एरर हो जाए, चलेगा, लेकिन कोई उधर मेरे को फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत ना हो। वही मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो मैं आपको अपना रिस्पॉन्स शीट दिखा देता हूँ। तो देखो जैसे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, मैं बोला छोड़ो भाई ये तो होने, रूट वूट पता नहीं क्या निकालना होगा, पता नहीं क्या, ठीक है, छोड़ दिया। तो आप देखो मैं ऐसे आइडेंटिफाई करके गया, आपको ये नहीं करना है कि भाई पहला क्वेश्चन आ गया मेरे को पहला अटेम्प्ट करना ही है, दूसरा आ गया दूसरे पे अटेम्प्ट करूंगा ही, उसके बाद तीसरे पे जाऊंगा ना। आपको बस देखना है भाई कौन सा हो रहा नहीं हो रहा है। मैंने देखो आप पहले, मैंने एटलीस्ट 10-11 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, देखो इस पे आया, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, देखने से लगा नहीं हुआ या टाइम लगेगा जैसा भी है करके, ये सब मैंने छोड़ा, ठीक है। फिर मैं 11th और 12th, हाँ 12th पे आया तो मेरे को ये सही क्वेश्चन दिखा कि एवरेज स्पीड का था, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड, तो मैं बोला ये हो जाएगा, इस पे बट जितना भी टाइम लगे ये मेरा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांट्स। तो जो सही आंसर आने वाला है और वही आपको अटेम्प्ट करना है, इसमें तुक्का उक्का नहीं मारना भाई ज़्यादा। और सेकंड आप देख सकते हो, पता नहीं प्रॉफिट लॉस का है, तो ये भी इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी मैंने अटेम्प्ट किया था। फिर इसी में ही दिखा देता हूँ, मैंने इसमें डाल रखे हैं क्वेश्चंस। फिर ये एक ट्रायंगल का था तो ये भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया था। और एक और आप देख सकते हो, नंबर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 विथ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। इसमें मैंने अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन इसलिए डाला क्योंकि ये भाई डुएबल था। इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका रोज बहुत सिंपल है। 1000 तक आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हो, तो आप इसका उल्टा निकाल लो, आप रिपीटिंग डिजिट्स वाले काउंट कर लो, वो तो कम है ना। अब जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, इन सब रिपीटिंग डिजिट्स वाले क्वेश्चन है, तो 1 से 100 में इतने रिपीटिंग डिजिट है, फिर 100 से 200 में कितने होंगे, उस तरह से आप कर लो और 1000 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भी टाइम भले लग जाए आपको काउंट करने, तो टाइम है ना भाई, 40 मिनट है आपके पास, आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो जिसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की ज़रूरत ना हो। फिर एक और टाइम और डिस्टेंस का था तो ये भी मैंने कर दिया था, और सही भी है, आप देख सकते हो। ये वाला एक गलत हो गया था मेरा, अलाव एक्सपेरिमेंट, इसमें क्वेश्चन आप पढ़ लो, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इसका मैंने 18 डाला था आंसर, लेकिन 19 था आंसर। तो मैंने 5 अटेम्प्ट किए थे जिसमें मेरे 4 सही हुए, मेरे कितने 4 × 3 अराउंड 12 मार्क्स आने चाहिए थे, उतने ही आए हैं, वो स्केलिंग की वजह से 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो 12 भी अच्छे थे, उसमें भी आप देख सकते हो 88 परसेंटाइल आ गई है, तो 15 हो जाता तो 90 के ऊपर आ जाती, जो मैंने आपको बताया। यही टारगेट लेके चलो भाई, मिनिमम जितना आप कर सकते हो कौन से उतना करो, लेकिन सही करो भाई, एक्यूरेसी के साथ करो, गलत नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही फॉलो कर लो, आपको किसी भी सेक्शन का कुछ भी अप्रोच अच्छा लग रहा है आप उठा लो, आपको लग रहा है आपके काम आएगा, फॉलो करो।
नहीं लग रहा तो आप अपने सेक्शन का जो आपका खुद का अप्रोच होगा आप वो यूज़ कर सकते हो।